हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की सिविक्स, जो है जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इससे कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 है और उसके बाद भी इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन है। तो हमारा एक सीरीज चल रही है डेली एग्जाम डोज। हम डेली क्या करते हैं, 10-15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के, स्पेशली एसएसटी के चल रहे हैं। चैप्टर बाई चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, 4-5 चैप्टर की आ चुकी है और प्ले लिस्ट में आप बाकी जो चैप्टर है उनके भी वीडियोज आप देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? देखो, जो मेल और फीमेल को जो काम दिया गया है, मतलब उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी सोसाइटी में आपको पता है, हालांकि ये गलत है, मैं इसकी बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, पर फिर भी मतलब मेल और फीमेल को कुछ काम दिए गए और जो उनके जेंडर के आधार पर जो काम दे दिए, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इट इज़ द सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाई देम थ्रू ए डोमेस्टिक हेल्पर्स। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे घर के अंदर के जितने भी काम हैं या तो महिला करेगी, खुद घर के वुमेन करेगी, या फिर अगर मान लो उसने कोई वर्कर रख रखा है तो उस वर्कर को भी गाइड कौन करेगा, उसको महिला ही करेगी। तो मतलब घर के अंदर के जितने भी सारे काम है महिला करेगी। अगर घर में कोई नौकरानी भी रख रखी है तो उसको भी कौन गाइड करेगी, महिला ही करेगी। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फेमिनिस्ट? देखो, एक वर्ड है यहाँ पे फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट लोग वो होते हैं जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं, ध्यान रखना। महिलाओं के लिए जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं उनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट में मेल भी हो सकते हैं और फेमिनिस्ट में फीमेल भी हो सकती हैं। फीमेल तो डेफिनेटली होंगी पर मेल भी फेमिनिस्ट होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो फेमिनिस्ट इज ए वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन एंड मैन। तो फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए राइट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई? दुनिया के कौन से देशों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो इसमें आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन से कंट्रीज आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और इसमें एग्जांपल दे रखा है स्वीडन, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इन देशों में आपको देखने को मिलेगा आम जनता में जो पब्लिक ऑफिसर्स जो होती हैं उनको ज़्यादातर महिलाएं होल्ड करके रखती हैं। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है दुनिया भर के देशों में अगर देखें तो। पैट्रियार्की क्या है? तो देखो, पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घर में ज़्यादातर मेल की चलती है, या आप कह सकते हो घर में पापा की ज़्यादा चलती है ना। तो जब मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेल के पास ज़्यादा पावर होती है महिला की तुलना में, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? पैट्रियार्की कहलाता है। और हमारी समाज आपको पता है पैट्रियार्कल समाज है, जो मेल डोमिनेटेड समाज है। व्हाट इज इक्वल वेजेज एक्ट? इक्वल वेजेज, देखो वेज का मतलब होता है मजदूरी, काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसको वेज बोलते हैं। तो इक्वल वेज एक्ट क्या है? इक्वल वेज एक्ट नाम से ही पता चला एक ऐसा सिस्टम है जो ये कहता है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को जो वेजेज हैं वो इक्वल मिलने चाहिए। तो ये है एक कानून, है ना। हाउ द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, हरासमेंट एंड एक्सप्लोइटेशन कैन बी सॉल्व? स्टेट वन वे एज सजेस्टेड बाई वुमेन्स मूवमेंट। तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन की समस्या है, महिलाओं के साथ जो हरेसमेंट हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक सजेशन दीजिए जो वुमेन आपके मूवमेंट हो रहे हैं उन्होंने मतलब बताया है। तो इसका एक सजेशन ये है कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है सरकार में वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपको पता है लोकल बॉडीज़ में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया है और रिजर्व कर दिया है 1/3 सीट जो है लोकल बॉडीज में, चाहे वो पंचायत हो चाहे म्यूनिसिपलिटीज हो, 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो इन समस्याओं को सॉल्व करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज सिंस व्हेन? तो महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व कर रखी हैं पंचायत में और म्यूनिसिपलिटीज में, और कब से कर रखी हैं? आप सबको पता है 1992 में रिजर्व की थी। 1992 में 2 एक्ट आए थे, एक तो आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एक आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूरल गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अर्बन गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस एक्ट के तहत 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें क्या किया गया था, जो लोकल बॉडीज हैं चाहे वो गांव की हो या शहरों की हो, वहाँ पे 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर रखी है। 1/3 का मतलब होता है लगभग 33%। ठीक है, अगर मान लो 100 महिलाएं चुनी जानी है, 100 सीट हैं तो 100 में से 33 तो सिर्फ महिला चुनी जाएंगी ना।
स्टेट एनी वन फीचर दैट मेक्स इंडिया ए सेकुलर स्टेट। तो देखो पहली बात तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है। सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है, जो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट का पहला फीचर क्या है, तो सेकुलर स्टेट का पहला फीचर ये है कि वो वहाँ पर धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हु आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट और वाई आर दे कॉल्ड सो। शेड्यूल कास्ट किसको कहते हैं और इनको शेड्यूल्ड कास्ट क्यों कहा जाता है। तो देखो शेड्यूल कास्ट को कॉमनली दलित के नाम से जाना जाता है, जिनको पहले आउटकास्ट कहते थे। हिंदू जो सोशल सिस्टम है उसमें पहले इनको आउटकास्ट कहते थे, और इसमें कौन आते हैं, दलित आते हैं। ठीक है, तो दलितों को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाता है। और पहले की बात करें तो दलितों की अगर हम बात करें तो इनको ध्यान रखना पहले एक्सक्लूड किया जाता था, और अनटचेबिलिटी का मतलब अनटचेबिलिटी इनके साथ होती थी। मतलब इनको एक तो छुआछूत की समस्या थी, इनको समाज से बाहर रखा जाता था और इनको छूते भी नहीं थे, इसलिए इनको आउटकास्ट का दर्जा भी दिया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। देखो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है। पहले मान लो कोई व्यक्ति फार्मर है ना, बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फार्म मान लो ये व्यक्ति कोई फार्मर है और इसके पापा जो हैं ये भी फार्मर हैं। इसके पापा कौन है, ये भी फार्मर हैं। ठीक है, किसान हैं। अब मान लो ये तो पुराने हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे खेती नहीं करनी और मैं कुछ और करूँगा। ठीक है, और ये मान लो शहर में आ गए और शहर में आके इन्होंने कोई काम स्टार्ट कर दिया। मान लो ये कंप्यूटर का काम करने लगे, थोड़ा सा इनको कंप्यूटर की नॉलेज थी तो कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, और महीने के 25,000 रुपये ये कमा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। पहले इस व्यक्ति मिस्टर ये मान लो राम है ना, और ये इनके पापा हैं, ये श्याम है। ठीक है, तो राम ने अपने पापा वाला सिस्टम छोड़ के, जो पहले पापा इनके क्या थे, फार्मर थे, और ये भी फार्मिंग कुछ दिन करते हैं, पापा वाला काम छोड़कर ये कोई दूसरा ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में जाना। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज द शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज हु प्रैक्टिस इन देयर एंसेस्टर्स। तो जो पूर्वज जिस काम को करते थे उसको छोड़कर कोई दूसरा काम करना ही क्या है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाता है। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। तो लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो सबसे किसका है, किस स्टेट का है, तो वो है हरियाणा। हरियाणा में 1000 मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है, 861। ध्यान रखना 861 फीमेल्स की संख्या है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लगभग 139 का गैप है। मतलब अगर सपोज करो 1000 लड़कों की शादी होनी है तो इनमें से 139 की तो शादी होगी नहीं, तो ये लड़ुआ रह जाएंगे ना। व्हाट डू यू मीन बाई फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ये तो शायद हमने कर लिया। फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है इक्वलिटी। मेल हो चाहे फीमेल हो, वुमेन हो चाहे मैन हो, सबको क्या मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन एम होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट का। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में बस इतना ही। 12 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पहले सिविक्स को खत्म करेंगे, और सिविक्स के हम हर चैप्टर के एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 2 हम लेकर आएंगे जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, SPA की फुल फॉर्म क्या है। SPA की आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है बताना की फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, और नीति आयोग कब बना था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। आज के क्वेश्चन इतने ही है। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।